नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, इसके भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमें यहाँ पर वन, जिसे हम जंगल कहते हैं, और वन्यजीव यानी कि जंगल में रहने वाले प्राणी, ये दोनों ही हमारे लिए एक संसाधन हैं। इन्हें संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी कुछ जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे उपयोग हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं वो हमें वन से प्राप्त होती हैं। इसके लिए यह हमारे लिए एक संसाधन है। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अंदर। मनुष्य का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों को आभारी है। दोस्तों, इस वाक्य में ये कहा गया है कि जो मनुष्य है, जो वो विकास करता है, प्रगति करता है, उन सभी के पीछे संसाधनों का मूल हिस्सा है। बिना संसाधनों के वो किसी प्रकार की प्रगति या विकास कर सकता नहीं है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते आए हैं, भले ही वो पानी हो या ज़मीन हो या कुछ भी हो। जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ज़रूरत वाली, वो सारी की सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होती हैं। इनमें जंगल जो है वो भी एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं, क्योंकि जंगलों से हमें काफ़ी कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि बात की जाए तो लकड़ा है, औषधियाँ हैं, फूल है, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। जैसे देखा जाए तो ये पर्यावरणीय महत्व भी हमारे लिए काफ़ी है वन का, और औद्योगिक महत्व भी काफ़ी है। तो इस प्रकरण में हम भी आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियाँ या घास का समुच्चय, समुच्चय का मतलब बड़ी मात्रा में समूह, ऐसा होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश होता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अखूट, जो कभी ख़त्म ना हो। वही जंगल, हम उसी वन या जंगल उसी को कहेंगे कि जहाँ पर जो वनस्पतियाँ जो हैं वो अपने आप से क्या हो, उग निकलती हो, जहाँ पर पेड़ पौधे या झाड़ियों को लगाया जाता ना हो, जहाँ पे मनुष्य का किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना हो। बराबर। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। दोस्तों, इसका मेन मुख्य कारण देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से जो जंगल का दोहन का मतलब कटाई, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है। जंगल से मिलने वाले जो पैदाश है उसका इतनी ज़्यादा प्राप्त किया जा रहा है कि जंगलों का विनाश हो चुका है। तो ये जो जंगल की जो मात्रा थी पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की मांग बढ़ती गई, उस तरह अधिक मात्रा में जब जंगलों और वन की कटाई होने लगी तो काफ़ी कुछ जो जंगली क्षेत्र थे या जो वन क्षेत्र थे उनमें काफ़ी कमी आई है। और आज जंगल हमारे देश के अंदर 22% हिस्से में ही पाया जाता है, और देखा जाए तो कम से कम ये 33% हिस्से में होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जंगलों का वर्गीकरण यानी जंगलों का बंटवारा। जंगलों की भी उनकी घनता यानी कि गहनपन बोलते हैं इसको, उसके आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। कुछ जंगल को जलवायु के आधार पर, जैसे कि हमने कक्षा में पढ़ा था, कटीली वनस्पति वाले जंगल, शंकुद्रुम आकार के जंगल, रेगिस्तानी जंगल, सदाबहार जंगल, ये 5 प्रकार के हमने जंगल कक्षा 9 में पढ़े थे। यहाँ हम प्रशासन एवं मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगल के 3 प्रकारों का अभ्यास करेंगे। यानी प्रशासन, उस पर किसका शासन है, उसकी मालिकी किसके पास में है, और व्यवस्था कौन करता है। इन 3 मापदंडों के आधार पर यहाँ पे जंगल के 3 प्रकार दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रकार है आरक्षित जंगल, जिसे कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि सरकार के कब्जे में होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। इसमें लकड़ियाँ काटने तथा चुनने तथा पशुओं की चराई के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। यानी कि आरक्षित जंगल जो होते हैं वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति होती नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी, जैसे कहते हैं हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर, बराबर, वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं, सिर्फ उनको ही यहाँ पर जाने पे छूट छाट होती है। बाकी किसी प्रकार की चहल पहल यहाँ पर मंजूर नहीं है। ना पशुओं को यहाँ पे चराने दिया जाता है, ना ही लकड़ी काटने या बिनने चुनने के लिए भी अंदर प्रवेश दिया जाता है। किसी प्रकार का यहाँ पर प्रवेश होता नहीं, संपूर्ण प्रवेश पर यहाँ पर प्रतिबंध होता है। दूसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों, संरक्षित जंगल। बराबर, इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है। देखिए, वहाँ पर प्रशासन तंत्र था और यहाँ पे शासन तंत्र। इन देखा जाए तो ये प्रकार के जो जंगल होते हैं उसकी जो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से किसी एक के पास होती है, या दोनों के पास भी हो सकती है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना चुनने एवं पशुओं को चराने के लिए
स्थानीय लोगों को छूट-छाट दी जाती है। यानी कि पहले प्रकार की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर नियमों में थोड़ा सा ढील दी गई है। यहाँ पर आप लकड़ियों को चुन सकते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको जंगलों में पशुओं को चराने की छूट-छाट भी दी जाती है। अब तीसरा आता है दोस्तों अवर्गीकृत जंगल। तो इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण यानी कि उसको आज अभी तक किसी प्रकार में डाला गया नहीं है, सरकार ने इसको अभी तक वर्गीकृत नहीं किया है। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ पर वृक्षों को काटना, पशुओं को चराना, ऐसी प्रवृत्तियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर वृक्षों को काट सकता है, पशुओं को चरा सकता है, इस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मालिकाना एवं प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। तो भारत के जंगलों को मालिकाना, प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्य के मालिकाना जंगल। अब इस प्रकार के अंदर जंगल जो है उस जंगल पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो अधिकांश देश में जो जंगल क्षेत्र हैं वो इसमें रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो जंगलों को कवर किया गया है तो वो सरकार ने किया है। काफ़ी जंगल सरकार के अधीन हैं, उस पर एक अकेला सिर्फ सरकार का ही अधिकार है। यानी बाहर के कोई भी व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करके जंगल की वस्तुओं को ले सकते नहीं हैं। संपूर्ण यहाँ पर जो अधिकार है वो सरकार के हाथ में है। दूसरा है सामुदायिक वन, कम्युनल फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल पर स्थानीय स्वशासन संस्था, जैसे कि माउंट आबू जो है दोस्तों, तो माउंट आबू के आसपास के जो जंगल हैं तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है उन जंगलों पर ग्राम पंचायत का अधिकार है। उसी प्रकार से सामुदायिक वन में जो स्थानीय स्वराज की संस्थाएं होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत, ये जो स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं इनका इन सामुदायिक वनों पर क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण होता है। तीसरा है निजी जंगल, प्राइवेट जंगल। तो इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। खास करके जो पहले ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास ऐसे जो जंगल थे वो उनके पास आरक्षित थे, वो उनके मालिकाना थे। पर ऐसे जंगलों की मात्रा अभी देखा जाए वर्तमान समय में तो बहुत ही कम है। खास करके ऐसे निजी जंगल जो है वो ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में विशेषतः पाए जाते हैं। लेकिन इन जंगलों का विशेष खास ध्यान न रखने की वजह से आज ये जंगल छत विक्षत अवस्था में है। तो कई जगह पर जंगल काफ़ी उज्जड़ यानी वीरान भी हो चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं निर्वनीकरण। दोस्तों ये निर्वनीकरण क्या होता है? निर्वनीकरण का मतलब होता है जंगलों का नाश होना, जंगलों का कटाव होना। जंगल को जो हम काटते हैं, उसका नाश करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं, उसे कहते हैं निर्वनीकरण। तो निर्वनीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वनीकरण हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से ये एक है। क्योंकि जो ये वन हैं, जंगल हैं, ये देखा जाए तो प्राकृतिक इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये हवा को शुद्ध करते हैं, बराबर, और जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो कुछ जैव चक्र हैं, उन जैव चक्रों को सही तरह से वो चलें, इसके लिए भी अपनी भूमिका निभाते हैं। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है, अपने विकास के लालच में हमेशा उसने प्रकृति का नाश ही किया है। प्राकृतिक रूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखल अंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य हैं। दोस्तों इस विधान में ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पर मनुष्य ही जंगलों के विनाश के लिए जवाबदार है। कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक कारणों से भी जंगलों का विनाश होता है, लेकिन ऐसे प्राकृतिक कारण तो बहुत ही कम जवाबदार होते हैं। अधिकांश तो मनुष्य ही जंगलों के विनाश के लिए जवाबदार है। क्योंकि मनुष्य ने अपने विकास के लिए हमेशा प्रकृति का विनाश ही किया है। वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति की अपेक्षा के कारण हमेशा क्या करता है, वो तो जितनी भी प्राकृतिक संसाधन है उनका वो बेफाम, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी व्यवस्थापन के क्या करता है, उसका आड़े-धड़ उपयोग करता है। तो ऐसी ही कुछ लापरवाहियों की वजह से ये निर्वनीकरण देखने को मिला है दोस्तों। अब आइए आप देखते हैं अपने आगे कि निर्वनीकरण के प्रभाव क्या है। ये निर्वनीकरण होने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, क्योंकि जो ये पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो श्वास में लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। लेकिन जब पेड़ की मात्रा ही कम हो जाएगी तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आसपास के वातावरण में फैल दिखाई देगी, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बढ़ पाएगी नहीं। जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव, जैसे
प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी क्या है दोस्तों, जटिल है। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से मिट्टी के कटाव का भी क्या होता है, प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को अच्छी तरह से जकड़े रखते हैं। लेकिन जब ये पेड़ पौधे कट जाते हैं तो मिट्टी के जो कण इन जड़ों से जकड़े होते हैं, वो जड़ की जो मिट्टी की जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है, जिससे ज़मीन कटाव का प्रश्न भी क्या होता है, पैदा होता है। द्वीपकल्पी भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। इसके साथ अनेक सजीवों ने भी अपना प्राकृतिक निवास खो दिया है, क्योंकि अधिकांश जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं। लेकिन जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो उन जंगलों में निवास करने वाले जो प्राणी हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से अपना निवास स्थान छीन जाने के कारण देखा जाए तो कई प्राणियों की जो प्रजातियाँ हैं आज वो ख़त्म होने वाली हैं, जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें ज़रा जंगलों को कटने से रोकना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप वन्य जीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। तो कई बार सिंपल सी बात है दोस्तों कि जंगल जब कट जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हें खाने पीने की जब तंगी आएगी तो क्या करेंगे, वो जंगल के बाहर के विस्तारों में जाएंगे और खाने पीने की खोज में या पीने की खोज में। तो जब कभी वो खाने पीने की खोज में बाहर निकलते हैं और जब मनुष्य की बस्ती में आ जाते हैं तो बेचारा उन प्राणियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। मांसाहारी वन्य जीवों द्वारा जंगल के नज़दीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि आज इस गांव में चीता घुस आया था और चीते ने आतंक मचा दिया तो गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया। ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिलती है दोस्तों। फलस्वरूप देखा जाए तो जंगलों के नाश से नुकसान तो काफ़ी प्राणियों का ही हो रहा है। अब देखते हैं वन संरक्षण के उपाय। तो जंगलों का जो संरक्षण है, अगर उसे हमें करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखते हैं दोस्तों। लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना चाहिए। तो ये सही बात है। देखो आप वर्तमान समय में देखो, पहले के ज़माने के जितने भी फर्नीचर होते थे, भले वो दरवाज़ा हो, खिड़की हो, घर में कबाड़ हो, कुछ भी हो, वो सब लकड़ी की हुआ करती थी। लेकिन लकड़ी अब इतनी महंगी हो गई है और सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया है और जंगलों की कटाई पर नियंत्रण ला दिया है, जिससे जितना उपयोग में लकड़ा चाहिए उतना प्राप्त हो पाता नहीं है। तो फलस्वरूप अब अमुक वस्तुएं जो वो फाइबर प्लास्टिक की बनाई गई हैं, जिससे क्या हुआ है कि लकड़ी के ऊपर का जो हमारी डिपेंडेबिलिटी थी, जो उस पर हमारी जो मांग थी, वो धीमे धीमे वो प्लास्टिक में डाइवर्ट हो गई है। तो अब लकड़ी का हम उपयोग धीमे धीमे क्या करते हैं, कम करते हैं। वो लकड़ी का उपयोग कम होगा तो अपने आप क्या होगा बेटा, जंगल बच सकते हैं। कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उसके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि बिना लकड़ी के कुछ काम निकल सकता ना हो, यानी ज़रूरी है लकड़ी। तो जिन पेड़ों को हम लकड़ी प्राप्त करने के लिए काट रहे हैं, जितने पेड़ हमने काटे हैं, हमें उसी प्रजाति के उतने पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो, भविष्य में उस प्रजाति के पेड़ों की कमी महसूस ना हो। और अपरिपक्व वृक्षों को काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध। अपरिपक्व मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे छोटे हों, बड़े ना हुए हों, तो ऐसे पेड़ों को काटना चाहिए नहीं। जो उद्योग जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना चाहिए। अब कुछ जंगल ऐसे हैं कि जहाँ से हमें उद्योगों का कच्चा माल प्राप्त होता है, तो ऐसी जगह पर उन वस्तुओं को प्राप्त करते समय बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना भी वस्तु हम वहाँ से निकाल रहे हैं कच्चा माल, उतनी कच्चा माल हमें भविष्य में वापस से उपलब्ध हो सके, तो उसके लिए भी हमें व्यवस्थापन करना चाहिए। क्योंकि अगर एक साथ में ही हम सारा का सारा कच्चा माल निकाल लेंगे तो भविष्य के वर्षों में फिर वहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त हो पाएगा नहीं। तो ऐसी जो जंगल हैं जहाँ से उद्योग कच्चा माल प्राप्त होता है, तो वहाँ पर जो वहाँ पर कच्चा माल निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवस्थापन करना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी उस कच्चे माल की कमी या अछत देखने को ना मिले। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह ना बने, इसके लिए चुस्त नियम बनाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त लोग घूमने फिरने के लिए जंगलों में जाते हैं, तो जंगलों में जब वो घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर डीजे साउंड, फिर धूम्रपान इत्यादि वस्तुएं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जंगल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उस पर भी कई बार विविध प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी हमें होने देना चाहिए नहीं। नंबर 4, स्थानीय लोगों में इससे संबंधित व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। यानी कि जहाँ पर मानव समुदाय, जंगल के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव समुदाय निवास करता है, तो ऐसी जगह पर हमें एक सरकारों को एक जंगलों के बारे में एक जागृति पैदा हो, लोग जंगल की रक्षा करें, इसके बारे में एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। और वहाँ के लोगों को जंगल बचाने के प्रति जो एक मुहिम चलाई जाती है उसमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को
वन को बचाने, जंगल को बचाने के लिए एक उनमें अंतरात्मा अथवा तो आत्मिक संबंध बने और वो जंगल को बचाने के लिए स्वयं ऐसी मुहिम में जुड़े और उन्हें पता चले कि जंगल बचाने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर उन्हें पता होंगी तभी वो जंगल बचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे पाएंगे। उसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के जो अभ्यासक्रम हैं, जो कोर्स है, उसके अंदर भी हमेशा ये जंगल को बचाने के उपाय इत्यादि के जो बारे में जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं वो अभ्यासक्रम में डालनी चाहिए। जैसे कि आप कक्षा 10 में इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि अगर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो भविष्य में आप भी कभी जंगल को नाश हो ऐसा काम नहीं करेंगे, आपके अंदर भी पर्यावरण के बारे में एक जागृति पैदा होगी। तो बचपन से, यानी कि छोटी जो कक्षाएँ होती हैं, कक्षा 3, 4, 5, हमें प्राइमरी बेस से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति एक जन जागृति पैदा हो, एक अच्छी वृत्ति जन्म ले, इसके लिए हमें पर्यावरण के बारे में छोटी क्लासों से ही अभ्यासक्रम में इन चीज़ों को डालना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजनापूर्वक प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना चाहिए। ईंधन की आवश्यकता में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। दोस्तों अभी भी गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, घरों में चूल्हा जलाते हैं और चूल्हे पे खाना पकाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में लकड़ियों काम होता है और इस लकड़ी को जलाने से बहुत ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। तो ऐसी जो लकड़ियों कटाव होता है, उस कटाव को रोकने के लिए हमें ईंधन के रूप में, यानी कि खाना पकाने इत्यादि के लिए लकड़ी के बदले में गैस का उपयोग करना चाहिए। नव संसाधनों का मितव्ययिपूर्वक उपयोग करना चाहिए। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। यानी कि आसपास में कोई भी पेड़ ऐसे हैं कि जो क्षतिग्रस्त अथवा तो जिसमें कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो ऐसे पेड़ों को हमें काट देना चाहिए और आसपास में दवा का छिड़काव भी करना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो जो कीटक हैं, वो जंतु जो है वो बाकी पेड़ों में ना लगे। दावाग्नि से जंगलों को भारी नुकसान होता है। दावाग्नि का मतलब होता है जंगलों में लगने वाली आग। तो दोस्तों जब जंगल में आग लगती है तो जंगल में तो पूरे लकड़ा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ी से आग फैलती होगी। और जब जंगलों में आग फैलती है तो उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे जो घने जंगल होते हैं उसके अंदर जो समन यंत्र का मतलब होता है दमकल की गाड़ियाँ, जिसे कहते हैं फायर गाड़ियाँ, बराबर। फायर की गाड़ियाँ आसानी से जंगल में अवर जवर कर सके, आ जा सके, ऐसी एक अंदर की रास्ते की भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कभी ऐसी कोई दावाग्नि जैसी घटना जन्म ले तो जल्द से जल्द उस आग पर काबू पाया जा सके। जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बढ़ने एवं प्रवास सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल प्रदूषित होता है। तो जैसे बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो मेला है वो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जब ये मेला लगता है तो लगभग 5-6 किलोमीटर का जो विस्तार है, वहाँ पर बहुत सारी जनता आती है। वो जनता आने के बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करती है और इतना कचरा दोस्तों वहाँ इकट्ठा होता है कि ज़मीन का प्रदूषण बहुत ही बड़े पैमाने पर हो जाता है। तो कभी भी जब ऐसे मेले, धार्मिक आस्था के जो केंद्र हैं, जो भंडारे हैं, जब ये कभी वहाँ पर लगे और जब समाप्त हो जाए तो वहाँ पर जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है उस कचरे के निकाल के लिए भी योग्य कदम उठाने चाहिए, जिससे कम से कम जंगल क्या हो, दूषित हो। फिर पशुओं को चराने के लिए अत्यंत विस्तार रखने चाहिए, अलग विस्तार। दोस्तों इस बात के अंदर ज़रा ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए, ऐसा क्यों? इसका मेन कारण ये है कि बाहर के जो पशु, जैसे हम कहते हैं पालतू पशु, अगर पालतू पशु जंगल में आके चर के चले जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जो पशु हैं उन्हें घास कहाँ से मिलेगी? फिर वो जो बेचारे जंगल के पशु अगर बाहर जाएंगे तो या तो वो हाईवे पे वाहनों से टकरा के ख़त्म हो जाएंगे, या तो गांव में जाएंगे तो गांव के लोग उन्हें मार डालेंगे। इसके लिए कहा गया है यहाँ पर कि बाहर के पशुओं को जंगलों में चराने देना चाहिए नहीं, जिससे क्या हो कि जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए चारे की जो कमी है वो कभी देखने को ना मिले। तो दोस्तों आज हम इतना यहाँ रखेंगे। आने वाले भाग में हम वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।